जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम जो आचार्य रामचंद्र स्मृति हिंदी साहित्य का इतिहास इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रीवियस के लेक्चर में आपने देखा होगा कि आदिकाल जिसमें 4 प्रकरण था हमने कंप्लीट कर लिया है, भक्तिकाल जिसमें 6 प्रकरण था वो भी कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ हमने प्रकरण कंप्लीट करते करते आपको उनसे रिलेटेड जो भी अलग अलग एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको भी करा दिया है। अब आज जो शुरू होने वाला है वो हम इसे रीतिकाल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। यानी जो मध्यकाल आपका रहा है, मध्यकाल के बारे में कहें तो जो पूर्व मध्यकाल है उसको ही हम भक्तिकाल कहते हैं, और जो मध्यकाल का उत्तर वाला पार्ट है उसे हम रीतिकाल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल संवत 1700 से 1900 का जो समय है शुक्ल जी के अनुसार वो माना जाता है उत्तर मध्यकाल का या रीतिकाल का समय। जिस प्रकार इन्होंने आदिकाल को 4 प्रकरण में डिवाइड किया था, भक्तिकाल को 6 प्रकरण में डिवाइड किया था, उसी प्रकार इन्होंने रीतिकाल को 3 प्रकरण में डिवीजन किया है। आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि कितने प्रकरण में इन्होंने डिवाइड किया है और हर एक प्रकरण का क्या नाम है, हर एक प्रकरण में क्या जानकारी दी गई है। इनके प्रकरण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो तीसरा प्रकरण है, जो तीसरा यानी रीतिकाल जो है, जिनमें 3 प्रकरण है, तो शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय पहली बात तो 1700 से 1900 माना है। अगर आप संवत को, ये देखिए 1700 से 1900 ये संवत में है, अगर आप इसी को ईस्वी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको 1700 में से 57 माइनस कर देना पड़ेगा, और जैसे ही आप माइनस करेंगे 57 इसमें से, तो आपका जो निकल के आएगा समय वो 1643 आएगा। ये ईस्वी में आ जाएगा। कहीं पे भी आ गया कि मान लो 1643 से 1843, तो आप इसको गलत नहीं मानेंगे। आप जब 57 माइनस करेंगे तो ईस्वी में आ जाएगा। बाकी अगर 1700 से 1900 जब भी कहेंगे तो वो संवत में है, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप सबने दे दिया 1643 से 1843, तो आपको लगेगा ये तो है ही नहीं। आपके ध्यान में रहेगा कि 1700 से 1900 था, तो ये ध्यान रखिएगा ये संवत है, और संवत में से जब भी हम ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं तो 57 माइनस कर देते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब देखिए इन्होंने प्रकरण 1 का नाम क्या रखा है। प्रकरण 1 का नाम इन्होंने रखा है सामान्य परिचय, और प्रकरण 2 का नाम क्या रखा है, रीति ग्रंथकार। वैसे इससे पहले की परिपाटी में आप देखिए कि शुक्ल जी चाहे वो आदिकाल हो या भक्तिकाल, हर एक में जो प्रकरण 1 इनका होता है वो पहले ओवरव्यू दे देते हैं। तो सामान्य परिचय में जैसे पूरे रीतिकाल के संदर्भ में ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, साथ ही साथ कुछ चुनिंदा जो भी काम किए गए हैं उसमें, तो सारा ओवरव्यू आपको पहले में दे देते हैं, पहले प्रकरण में सामान्य परिचय के तहत। दूसरा प्रकरण है रीति ग्रंथकार कवि। तो रीति ग्रंथकार कवि में जितने भी रीति ग्रंथकार कवि हैं उनके बारे में यहाँ पे दे दिया है। और तीसरे में आपको, जैसे आपने आदिकाल और भक्तिकाल में, जैसे आदिकाल में चौथा प्रकरण जो लास्ट प्रकरण है और भक्तिकाल में छठा प्रकरण जो लास्ट है, इसमें इन्होंने जो फुटकल रचनाएं हैं और फुटकल कवि भी आते हैं उनको सब उसमें रख दिया है। वैसे ही आप मान के चलिए कि प्रकरण 3 में भी रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं, प्रतिनिधि कवि छोड़ के अन्य कवि हैं, उन सभी को इन्होंने प्रकरण 3 में रखा है। तो कुल 3 प्रकरण आपको पढ़ना है। इस काल में 3 प्रकरणों में इसको बांटा गया है। ये मेरे संक्षेप नोट्स हैं खुद के रिवीजन के लिए। अब देखिए इस तरीके से हम हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं कि अभी हम मूल टेक्स्ट तो ज़रूर पढ़ाएंगे। मूल टेक्स्ट पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, वहाँ से इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सारे नोट्स में नहीं लिखे जाते हैं। तो मूल टेक्स्ट का एक अपना महत्व है, लेकिन हम अपना संक्षेप नोट्स रिविजन के लिए, एग्जाम में लास्ट टाइम रिविजन के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हिंदी काव्य पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था, तो ये पंक्ति उठा के दे दिया जाए कि हिंदी काव्य पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था, ये आपको कहाँ पढ़ने को मिलता है, किसने ये कहा था। तो शुक्ल जी का जब आप मूल टेक्स्ट अभी पढ़ेंगे तो जो शुक्ल जी ने सामान्य परिचय में बिल्कुल प्रारंभिक पंक्ति दी है वो यही कहा है कि हिंदी काव्य पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। काव्य रीति का एक सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने किया। देखिए काव्य रीति के संदर्भ में किसने पहले किया, किसने नहीं किया, किसने अविरल अखंड परंपरा चलाई, ऐसे इंपॉर्टेंट की पंक्तियां आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ पे कि सबसे पहले किसने काव्य रीति का समय पहल किया, केशव ने किया। अखंड परंपरा किसने चलाया, तो चिंतामणि ने चलाया। इनके अलावा अगर देखें कि किनके जिक्र सामान्य परिचय के तहत किए गए कि पहले ही ये रचना मतलब कि जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि
कंप्लीट जो एक रचना हुआ था, इससे पूर्ण छिटपुट में जो रचनाएं हुई थी उसमें रीतिकाल में, जैसे चरखारी के मोहनलाल का जिक्र है कि इन्होंने श्रृंगार सागर लिखा था। नरहर कवि के साथ कर्नेश कवि के द्वारा 3 रचनाओं का जो तीनों अलंकार ग्रंथ है इसका जिक्र किया गया है सामान्य परिचय में, जैसे कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण। काव्य में अलंकार को इनमें से कौन प्रधान समझता है, तो केशव समझते हैं। काव्यांग निरूपण का परिचय जो है इन्होंने जो है दिया है केशव जी ने, तो इन्होंने उसमें जिक्र किया है भामा और दंडी का, किसका जिक्र नहीं किया है, यानी किसकी परिपाटी को आगे नहीं बढ़ाया, तो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट या विश्वनाथ का। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कोलानंद के अनुसार ही निर्मित हुए हैं, तो ये भी एक आ सकता है, इसमें जिक्र किया गया कि हिंदी के जो अलंकार ग्रंथ है वो ज़्यादातर चंद्रालोक और कोयलानंद के अनुसार ही निर्मित हुए हैं। कुछ ग्रंथ में आप देखें तो इसमें कुछ ग्रंथ में काव्य प्रकाश जैसे है और साहित्य दर्पण, इनका भी आधार पाया जाता है। काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये किनकी रचनाएं हैं, तो तीनों रचनाओं का जिक्र सामान्य परिचय में आता है, ये चिंतामणि त्रिपाठी के हैं। इनके अलावा काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश के अलावा इन्होंने पिंगल और छंदशास्त्र भी लिखा है। ये देखिए हम ओवरव्यू इसलिए दे रहे हैं कि अभी इन पे हम विस्तार से बात करेंगे, ये हमारे शॉर्ट नोट है, लास्ट टाइम हमें रिवीजन में इससे मदद मिलता है। अब हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति कई बार एग्जाम में आया हुआ है, हिंदी में जो लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले हैं जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आते, वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार का गुण नहीं था। ये किसने कहा था, शुक्ल जी ने कहा था। किसके बारे में कहा था, रीतिकाल के कवियों के बारे में कहा था। काव्य के जितने भी अंग होते हैं उनका विस्तृत समावेश किसने किया है, तो यही दास जी, केशवदास जी ने अपने काव्य निर्णय में ही कहा किया है। और इनके अलावा संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा भारी काम किया है अंत्यानुप्रास के बारे में। दास जी के 5 अतिशयोक्ति, तो दास जी कह के इनको कहते हैं। देखिए दास जी के 5 अतिशयोक्ति में 5वां अतिशयोक्ति क्या है, संभावना अतिशयोक्ति या संबंधी संयोक्ति कहते हैं। केशवदास ने जो है रूपक के 3 भेद माने हैं, तो रूपक के 3 भेद उन्होंने दंडी से लिए, अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक, रूपक रूपक। इनके अलावा एक जसवंत सिंह भाषा भूषण के रचनाकार हैं, तो इन्होंने भाषा भूषण लिखा है, उसका आधार क्या माना है, तो चंद्रालोक को माना है। रीति ग्रंथकार जो करता है, रीति ग्रंथों के करता है, वो कहते हैं शुक्ल जी कि ये भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। यानी रीति ग्रंथों के जो करता है वो भावुक हैं, सहृदय हैं और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, ना कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पे निरूपण करना। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक समय था जो है आचार्य और कवि कौन है, यानी जो संस्कृत से आप देखते हैं काव्य शास्त्र है, एक होड़ लग गई राज दरबारों में कि लोगों को चाहिए था, राजाओं को सुनना था, उनको आचार्य के बारे में समझना था, काव्य शास्त्र समझना था, तो इन लोगों ने क्या किया, संस्कृत का खूब अनुवाद कर दिया, क्योंकि ये लोग आचार्य नहीं, ये लोग कवि थे। उन्होंने वहाँ से संस्कृत की वो सारे रचनाओं को पढ़ा और वही अपने शब्दों में उनको व्याख्यायित कर दिया। तो वही कहते हैं कि रीति ग्रंथों के जो कर्ता है वो भावुक सहृदय और कौन थे, तो निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य ये नहीं था, उद्देश्य उनका कविता करना था, ना कि वो काव्यांग का शास्त्रीय पद्धति पे निरूपण करने बैठे थे। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी काम ये हुआ है कि किस्सों, विशेषता, श्रृंगार और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही एग्जाम्पल जो उदाहरण वो अत्यंत प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत हुए हैं। भूषण के बारे में कहा गया कि जो भूषण है, देखिए सामान्य परिचय में भी भूषण का जिक्र किया गया है। भूषण अच्छे कवि थे, जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है। तो देखिए ये भूषण के बारे में कहते हैं, भूषण कवि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखते हैं, तो ये कहते हैं कि वो तो अच्छे कवि थे, जिस रस को लेते हैं उसका पूरा आवेश भी उनमें है। जैसे वीरता से ओज भरे जो भी उनकी कविताएं हैं तो ओज भर देती है, लेकिन उनके बारे में कहते हैं कि उनकी भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है, सदोष, आदोष नहीं, आ मीन्स नहीं, सदोष, दोष के साथ। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ है। ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, ये किनकी पंक्तियां हैं, ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, दास जी की पंक्ति है। तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, ये पंक्ति कई बार पूछी गई, तो सामान्य परिचय में आया हुआ है, दास जी की पंक्ति है, तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार। इनके काव्यान बताते हैं कि इनकी काव्यांग में भाषा विविध प्रकार की है और जवादानी के लिए ब्रज का निवास। देखिए ये कौन कहता है, दास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको
ब्रज में लिखना है या अवध में लिखना, तो वहाँ के निवासी होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। बिहारी की जो है बिरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है। रसनीति ने यहाँ पे आया है एक किताब का जिक्र, रसनीति के रतन हजारा के बारे में। रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कौन से थे? तो देखिए रीतिकाल के जो कवि हैं उनके प्रिय छंद कौन से थे? कवित्त और सवैया थे, ध्यान रखना है। रीतिकाल के कवियों के जो प्रिय छंद थे वो कौन से थे? कवित्त और सवैया थे। कविता तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया है। यानी एक तो रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद के बारे में है कि कवित्त और सवैया है, और कवित्त तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया। यानी कवित्त श्रृंगार हो या वीर दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी माना गया है। वास्तव में श्रृंगार और वीर रस इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। यानी पूरे रीतिकाल में देखेंगे तो वास्तव में श्रृंगार और वीर रस इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, लेकिन प्रधानता देखेंगे तो श्रृंगार रस ही प्रधान रूप में यहाँ पे विद्यमान रहा। अब ये देखिए हमारा ये जो सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय में मुझे अपनी दृष्टि से लगा कि हाँ इस संक्षेप नोट्स को इस तरीके से बनाना है कि लास्ट टाइम जब एग्जाम रहे तो हमें ये रहे कि हाँ हमने शुक्ल जी की जो है किताब उसको हम रिवाइज करके जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपके पास नोट्स होना चाहिए। 10-11 मिनट लगा, आपने पूरे सामान्य परिचय को एक ओवरऑल जिस्ट उसका ले लिया, और आप पहले मूल टेक्स्ट पढ़े होंगे तो आपको फिर समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए हम अब मूल टेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने प्रीवियस के क्रम से सारे लेक्चर देखे होंगे। अगर आपने क्रम से लेक्चर और साथ ही साथ जो हर एक लेक्चर के बाद मतलब जो भी कॉन्सेप्ट खत्म हो रहे हैं उनके बाद जो क्वेश्चन है उनको नहीं लगाए होंगे तो आप विश्वास मानिए आपको नहीं से समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा अगर कठिन माना जाता है तो रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य को, इतिहास को, जिससे बच्चे पढ़ने से भागते हैं। पर मैंने उसको पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए, और अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छे से आ गया और आप पूरी किताब को ख़त्म कर दिए तो मान के चलिए कि आपने बहुत बड़ा हिंदी साहित्य में काम कर दिया। तो हम जल्दी कोई डॉक्टर नगीन की सीरीज हो सकता लाएँ या बच्चन के साहित्य इतिहास का लेके आएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये मूल टेक्स्ट जो है उत्तर मध्यकाल रीतिकाल आप देख रहे हैं शुक्ल जी का मूल टेक्स्ट, और यहाँ पे हम करने वाले हैं रीतिकाल। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। शुक्ल जी सबसे पहले भूमिका यही बातते हैं कि हिंदी काव्य पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था, जिस पंक्ति को हमने नोट्स में पहले ऐड किया था कि हिंदी काव्य पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। आगे कहते हैं कि संवत 1598, यानी इनका कहना है शुक्ल जी का कि जो है संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। यानी रस का निरूपण कब हो चुका था? 1598 में, और करने वाले कौन थे? कृपाराम। उसी समय के लगभग जो है चरखारी के मोहनलाल मिश्र थे, उन्होंने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। यानी कृपाराम ने जो थोड़ा बहुत रस निरूपण किया था पहले ही, उसी के समय लगभग चरखारी के मोहनलाल थे, उन्होंने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। और नरहरि कवि के साथ कर्नेश कवि ने भी कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण 3 ग्रंथ लिखा। ये अलंकार है। ये क्लियर आपको करना है कि श्रृंगार सागर जो है वो श्रृंगार संबंधी है, लेकिन जो नरहरि के साथ कर्नेश ने लिखा था कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण, ये तीनों ग्रंथ तो अलंकार संबंधी है। रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। ये दोनों तो पहले ही हो गए थे। इसके बाद केशवदास जी ने काव्य के जितने भी अंग हैं, ये ध्यान रखना है कि काव्य के जितने भी हैं अंग हैं उन संग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किसने किया? केशवदास ने। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश तो पहल किसने किया? आचार्य केशव ने ही किया। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल अखंडित परंपरा का जो प्रवाह होना चाहिए वो केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न पदार्थ को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। अब यहाँ पे देखिए जब 50 वर्ष पीछे कहते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज़ मान लो 1545 में है तो पीछे का मतलब इनका कहने का मतलब 1590, यानी हम लोग जिसको आगे कहते हैं वही शुक्ल जी पीछे कहते हैं। अब एक चीज़ होता है कि हमने जैसे सामान्य परिचय में ये बताते हैं कि जैसे केशव है रीत काल में उन्होंने पहले प्रयास किया, शास्त्रीय पद्धति पे चीज़ों को लिख दिया, ये सब काम तो उन्होंने पहले किया। लेकिन ये क्या है कि लगातार जैसे ही केशव ने लिखना शुरू किया सारे कवियों ने क्रम से लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे केशवदास आज मान लो 1550 में लिख के बैठ गए तो पता लगा 50 साल लगातार कोई नहीं लिख रहा है कि
1550 फिर 51, 52, 53 में रीतिकाल की रचनाएं आ रही। ऐसा नहीं है। ऐसा कब हुआ? ऐसा जब चिंतामणि आए और जब चिंतामणि ने अपनी लेखनी चलाई, इसके बाद अविरल अखंडित परंपरा रीतिकाल ग्रंथों के लिखने की चली। इसलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है कि पहल जो है काव्य के सब अंगों का, जितने भी काव्य के अंग होते हैं उनका निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर करने वाला कौन है? तो वो केशव है। लेकिन जो इस परंपरा को आगे लगातार अविरल अखंडित चलायमान रखने वाला था, वो व्यक्ति है केशव। आगे देखिए, केशव के प्रसंग में ये पहले ही कहा जा चुका कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझते थे, और प्रधान समझने वाले वो चमत्कारवादी कवि थे। इसलिए ये पूछा जा सकता है कि केशव को अलंकार प्रिय कहा जाता है ना, क्योंकि वो मानते हैं कि जितने भी उन्होंने सब अंगों पे, काव्यांग के सभी अंगों पे बात की, परंतु उनका मानना है अलंकार के बिना सब फीका, अलंकार उनमें से राजा है। और उनकी इसी मनोवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग हुआ। संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी दी गई है। देखिए, साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से ली। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय में थी। देखिए, यही चीज हम कह रहे थे कि केशव ने जो हम लोगों को परिचित कराया काव्यांग निरूपण के बारे में, एक समय था जब भामा और उद्भट के समय में जो प्रचलित था काव्यांग के अंगों में, उनके बारे में बताया। उसके बाद के समय में जो आनंदवर्धनाचार्य हैं, मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं, इन सबको आप कहाँ पढ़ेंगे? साहित्य शास्त्र में पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि हमको परिचय भामा और उद्भट के समय में उद्भट के समय वाला दिखाते हैं, बाद की जो आनंदवर्धनाचार्य हैं, मम्मट हैं, विश्वनाथ के, इनके समय का नहीं। और जो भामा थे, उद्भट थे, इनके समय में तो अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था कि अलंकार क्या, अलंकार्य क्या है। रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए, चाहे रस हो, रीति हो, सबके लिए बस ये लोग अलंकार ही बोलते थे। यही बात हम केशव की कविप्रिया में भी पाते हैं। केशव की रचना का नाम क्या है? कविप्रिया। उसमें भी यही चीज मिलता है। इसमें कह रहे हैं कि अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके, सामान्य के तहत इन्होंने वर्ण, विषय, और विशेष के तहत वास्तविक अलंकार को रख दिया है। पर केशव दास के बाद तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा नहीं चली। कवि प्रिया के, यानी जब केशव ने कवि प्रिया लिख दिया, उसके 50 साल पीछे उनकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ, वही चिंतामणि से। ये परंपरा केशव के दिखाए हुए जो पुराने आचार्य थे, भामा, उद्भट, इनके मार्ग पर नहीं चल के जो बाद के आचार्यों का नाम हमने लिया, आनंदवर्धनाचार्य हो गए, मम्मट हो गए, विश्वनाथ, कहते इनके आधार पे चला। यानी बहुत ज़्यादा लंबे जो केशव दास ने अगर भामा उद्भट को माना, उनके आधार पे नहीं चला। जब ये चिंतामणि की बात चलना शुरू हुआ, तो इन्होंने परवर्ती जो बाद के लोग थे, आनंदवर्धनाचार्य हैं, मम्मट है, विश्वनाथ, इनके आधार पे चीज़ों को लेके चले। परंपरा इनके आधार पे चला। ये परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों के मार्ग पर नहीं चलकर बाद के आचार्यों पर चला, जिसमें अलंकार का भेद अब हो गया था। हिंदी के अलंकार ग्रंथ, हिंदी में जो भी अलंकार ग्रंथ लिखे हैं, वो ज़्यादातर चंद्रालोक और कुवलयानंद, इनके अनुसार बने। तो आपको ये ध्यान रखना है, चंद्रालोक और कुवलयानंद, ये सभी आप रचना के बारे में पढ़ेंगे जब साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे तब। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश भी है। मम्मट का काव्य प्रकाश सुना होगा, और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। ये देखिए, लेखकों के नाम आपको वहीं पे मिलेंगे। कहाँ? साहित्य शास्त्र में। काव्य प्रकाश किसका है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। तो चंद्रालोक और कोयलानंद, इसके बाद काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण को आधार बनाकर लिखा गया। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार जो कवि हैं, उन्होंने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों को महत्व दिया, उनसे ग्रहण किया। इस प्रकार दैव योग से संस्कृत साहित्य के इतिहास की संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई। वहाँ से इस तरीके से चिंतामणि ने जब अविरल अखंडित परंपरा लिया, परवर्ती जो साहित्य शास्त्र के कवि थे उनसे लिया, चंद्रालोक, कोयलानंद, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, इनसे इनको जो लेना था उन्होंने लिया और फिर अपना हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। अब जो हिंदी रीति ग्रंथ की परंपरा है, इसीलिए कहा जाता है केशव से नहीं, चिंतामणि से मानना चाहिए। रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए, यानी केशव से मानना चाहिए आरंभ परंपरा त्रिपाठी से।
उन्होंने संवत 1700 की कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के जितने भी अंग हैं उनका निरूपण किया और पिंगल या छंदशास्त्र पर भी पुस्तक लिखी। ये काम किसने किया? काव्य विवेक है, काव्य कल्पतरु है, काव्य प्रकाश है, पिंगल या छंदशास्त्र पर लिखने वाले हैं केशवदास। और इन्होंने काव्य के जितने भी, तो ये भी पूछा जा सकता है कि काव्य के सब अंगों पे पूर्ण निरूपण रीतिकाल में किसने किया? तो केशव ने किया। उनके बाद जो है लक्षण ग्रंथों की जो है भरमार सी होने लगी, बहुत सारे लोग लक्षण ग्रंथ लिखने लगे, कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली। और पहले ये लोग क्या करते, दोहे में अलंकार या रस का लक्षण दे देते, यानी मान लो हमें किसी चीज़ के बारे में बताना है, पहले हम उसके लक्षण बता दें, फिर एक एग्जाम्पल दे दें। ये चीज़ तो आप शुक्ल जी की किताब में भी देख रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बताना, पहले वो बता देते, फिर कहते देखो उद्धृत पंक्तियाँ हैं, आप देख लो कि इनकी जो है पंक्तियों में लालित योजना कैसी है, कैसा है ये। तो ऐसे ही बिल्कुल ये लोग पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिख देते, और फिर कि मतलब ये दोहा है, इसका अलंकार या लक्षण ये है, फिर एक एग्जाम्पल दे देते। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कविता या सवैया लिखना, है ना। हिंदी साहित्य में एक अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति रहे। अच्छा, जब संस्कृत साहित्य में जाएंगे तो वहाँ पे श्रेणी बटी है, हम किसको कवि कहेंगे, किसको आचार्य कहेंगे। पर हमारे यहाँ हिंदी में ये चीज़ समझ में नहीं आया कि कौन आचार्य हो गए, कौन कवि हो गए, क्योंकि कवि और आचार्य की परिभाषा अलग है। कहते हैं कि हिंदी में तो हर एक चीज़ आप साहित्य शास्त्र से ले रहे हो, लेकिन ये भी तो अंतर आपको क्लियर करना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन आचार्य है, कौन कवि है। कहते इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं हुआ। आचारात, अब देखिए आचार के लिए क्या चाहिए, आचार्य किसको कहते हैं? आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की जरूरत होती है उसका विकास नहीं हुआ यहाँ। कभी लोग तो एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर मतलब पूरा चीज बताएंगे भी नहीं और अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। काव्यांग के विस्तृत विवेचन और तर्क द्वारा खंडन मंडन नए नए सिद्धांत का प्रतिपादन कुछ भी तो नहीं हुआ। इसका कारण ये भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता है वो पद में ही लिखा जाता था। पद में किसी बात की सम्यक मीमांसा है, उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता था। इस अवस्था में चंद्रालोक की ये पद्धति ही सुखम दिखाई पड़ी कि श्लोक या चरण में एक ही लक्षण कहकर छुट्टी लो। इन्होंने कहा हर एक चीज तो संस्कृत साहित्य शास्त्र से ले लिया, कभी आचार्यत्व के बारे में क्लियर नहीं किया। आचार्य मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई नई चीज आपने इजाद किया, उस पद्धति का सम्यक विवेचन किया, ये नहीं कि आपने कुछ उठाया और थोड़ा बहुत बताया, क्लियर भी नहीं किया। आचार्य बहुत बड़ी चीज है ना, कभी तो उठा के गा दिए, कुछ भी कर दिए, वो बात अलग है उनकी। पर आचार्य आपको एक कॉन्सेप्ट देना, एक अवधारणा देना, उसके पूरे जो है स्पष्ट विवेचन करना है, वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं किया गया। तो कहते हैं कि इन बातों पे ध्यान देने से ये चीज़ पता चल जाता है कि हिंदी में जो भी लक्षण ग्रंथ की परिपाटी चली थी, उस पर जो रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य की कोटि में नहीं आते। वे वास्तव में तो कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण थे ही नहीं। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत से स्थलों पर तो उनके द्वारा जो भी अलंकार वगैरह लिए हैं वो भी ठीक ठीक वो स्पष्ट बता नहीं पाए हैं, कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं दिए हैं। शब्द शब्द का विषय तो दो ही चार कवियों ने नाम मात्र का लिया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर कहीं कहीं भ्रांत धारणा लगती है। काव्य की साधारणता दो भेद किए जाते हैं, या तो श्रव्य काव्य होगा या तो दृश्य काव्य होगा। इनमें से जो दृश्य काव्य उसका निरूपण तो छोड़ ही दिया गया है। सारांश ये है कि इन रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा समझना चाहिए। ये सब लिखने का मतलब ये है, केवल इतना ही है कि ये ना समझा जाए कि रीति काल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही है। अब यहाँ पे आपने देखिए शुक्ल जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि आप ये मानिए कि जैसे कोई बना बनाया ग्रंथ है और किसी ने कहा कि इसमें से आप कुछ चुनिंदा चीज़ें छाट कर लिख दो और अभी इस पदवी से मतलब एक तरीके से असम्मानित हो जाओगे। तो शुक्ल जी बिल्कुल वही कह रहे हैं कि ये जो है हिंदी के, चाहे वो चिंतामणि हो, केशवदास हो, इन लोगों ने संस्कृत साहित्य शास्त्र से जो भी चीज़ें ली, उनको उनके अंदर वो चीज़ें लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में वो स्वयं असमर्थ है। इसलिए आप बस ये मानो कि रीतिकाल के कवि जो हिंदी में जो लक्षण ग्रंथ की परिपाटी को लेके चले हैं, उसमें वो आचार्य की कोटि में नहीं आते, है ना, वो आचार्य की कोटि में नहीं आते, वो एक कवि के रूप में, तो आप इनके बारे में कवि के रूप में ही समझो। और वैसे भी आपने रीतिकाल का परिवेश समझा होगा, तो दरबारी कवि थे और एक समय था कि दरबारी जितने भी इनके जिनके राजाश्री थे, रहते थे राजाओं के आश्रय में, उन्हीं लोग को बड़ा चस्क लगा था कि हमको लक्षण ग्रंथ जानना था।
और बेचारे अब ये लोग कभी ठहरे तो इनको लक्षण ग्रंथ कैसे समझाए, तो ये लोग संस्कृत में गए, जो भी चीज़ें वो समझ पाए उनका सरल अनुवाद करके इनके सामने रख दिया। अब ये कोई नई नई भावनाओं का या नई नई आप लक्षण ग्रंथों की भावना करने के लिए थोड़ी थे, ये तो मूल रूप में कवि ही थे, तो इनकी भी गलती नहीं थी। तो वैसे कहा जाए कि वही कहते हैं कि रीतिकाल का लक्षण ग्रंथ तो इन्होंने स्पष्टता नहीं किया है। और केशवदास के बारे में कहते हैं कि इनके वर्णन में ये दिखाया भी है कि उनकी सारी सामग्री कहाँ से उन्होंने उठाई है। आगे आने वाला लक्षण ग्रंथकार मतलब कहते हैं कि अब ऐसा मान के चलो जितने भी लक्षण ग्रंथकार कभी आएंगे वो सभी लोगों ने लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तक से ले लिए हैं, और कहीं कहीं वो अपर्याप्त भी है और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषित भी नहीं किया है। अपनी ओर से उन्होंने ना तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, ना ही रस क्षेत्र में। कभी आपसे कोई ये पूछे ना कि ये आचार्यत्व की श्रेणी में नहीं क्यों आते हैं, तो ये आपको सोचने वाला है ना। तो आप शुक्ल जी की किताब से ये समझ ही गए ना कि कभी कभी जब आपको आचार्य की श्रेणी में आना है तो जैसे आपके क्लास में आपने देखा होगा कि जैसे एक स्कूल में टीचर भी होते हैं, प्रिंसिपल होता है। और प्रिंसिपल क्या है कि नए नए स्कूल में क्या चीज़ें करनी है वो नए नए इनोवेटिव सोच देता है, उसको इम्प्लीमेंट सारे टीचर करते हैं। तो मान लीजिए संस्कृत साहित्य शास्त्र में जो नए थॉट लेके आए कि क्या इसके लक्षण होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसको पूरा विवरण उसका दिया, वो तो संस्कृत साहित्यकार ने दिया। हिंदी वालों ने क्या किया, वहाँ से हाँ चीज़ें कॉन्सेप्ट है हमें अपनी हिंदी में उसको क्या करना है कि वो सबके सामने रखना है, तो वहाँ से उठा लिया, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से वो नहीं किया। तो वही कहते हैं कि हमको ये भी पता है केशव ने कहाँ कहाँ से सामग्री सारी ली है, और बात की कभी आएंगे तो उनको भी मत सोचिएगा वो लक्षण ग्रंथकार हैं। और कहीं कहीं तो ये जो भी बताते हैं बड़ा अपर्याप्त भी बताते हैं, और कहते हैं कि वो अपनी तरफ से ना तो कोई अलंकार क्षेत्र में, देखिए मौलिक विवेचना टर्म याद रखिएगा, अगर आपको आचार्य बनना है तो कोई आपकी सोच भी तो होनी चाहिए, मौलिक विवेचन करना है आपको। न रस क्षेत्र में आपने मौलिक विवेचन किया, ना अलंकार में किया। काव्यांगों का विस्तृत समावेश जो है, काव्य के कितने अंग है उसका समावेश तो दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया है, लेकिन कुछ मौलिक विवेचन नहीं किया। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांटा है, उससे ये भ्रम तो होता है कि हो सकता है इन्होंने किसी भी आधार पर अलंकारों का क्लासिफाई किया हो, उसका विभाजन किया, वर्गीकरण किया हो, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयास नहीं किया। इतना दास जी की एक नई योजना ध्यान देने वाली है कि संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक मौलिक खोज की है, संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथ में उसका विचार भी नहीं हुआ अंत्यानुप्रास के। लेकिन दास जी यहाँ पे आके हिंदी में इन्होंने कलाकारी कर दी बढ़िया। उन्होंने क्या किया, हिंदी काव्य में वो बराबर आरंभ से ही मिलता है, यानी अंत्यानुप्रास या तुक का चलन जो वहाँ नहीं था उसको दास जी ने यहाँ कर दिया। अतः दास जी अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही बढ़िया काम किया, आवश्यक काम। तो देखिए शुक्ल जी ये बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ नया किया हो तो उसके बारे में ऐसा नहीं कि वो नहीं बताएंगे, वो कहेंगे हाँ इन्होंने ये चीज़ नई खोज की है। कहते हैं कि भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, यानी भूषण का जो भाविक छवि है देखने वाला भाव वाला, वो तो एक अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में वो भी संस्कृत ग्रंथ के भाविक का ही एक दूसरा प्रवर्धित रूप है। यानी एक बार भूषण को ये देखते हैं तो इनको लगता हो सकता है कुछ मौलिक उद्भावना लेके आए हों, है ना, अलंकार के क्षेत्र में। कहते हैं लेकिन जब हम बहुत ही बारीकी से, क्योंकि ये विधेयवादी पद्धति के लेखक बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को देखते हैं, तो कहते हैं जब मैं सूक्ष्मदर्शी लेकर देखता हूँ तो लगता है कि नहीं उसी को एक्सटेंड किया गया है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से, इसका देशगत से है, बस इतना ही अंतर है। कहते हैं भाविक का संबंध कालगत दूरी से, लेकिन इसका जो है देशगत से है। दास जी के अतिशयोक्ति के 5 नए दिखाई पड़ने वाले भेदों में 4 तो भेदों के भिन्न भिन्न योग हैं, 5वां है संभावनाति, संयोक्ति और संभावनाति अशयोक्ति। अब यहाँ पे ठीक है इन्होंने भूषण के बारे में बात किया, केशव के बारे में बात किया, अब थोड़ा सा देव के बारे में बात करते हैं कि देव कबीर का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा। संचारी भाव कितने लगभग हुई 33, तो इन्होंने कहा एक भाव देव ने और जोड़ दिया, छल को जोड़ दिया, तो लोगों को लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ जोड़ दिया। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगड़ी से ले ली है, वैसे ये भी छल भी ले लिया। यानी इन्होंने कहा कि देव ने भी कॉपी कर लिया। संचारी भाव में अगर 33 से आपका 34 हो जाता है तो आपको लगेगा कि अरे देव ने तो बहुत बड़ी बात कर दी है, नया जोड़ा है, मौलिक उद्भावना है, देव आचार्य हो गए। फिर शुक्ल जी कहते नहीं नहीं, हमने सूक्ष्मदर्शी से इनके बारे में भी चेक किया है, कौन सी किताब से इन्होंने नकल किया है, और नकल किया रस तरंगड़ी से, संस्कृत साहित्य के रस तरंगड़ी से।
तो वैसे ये छल भी है। सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव क्या होता है, तो कहीं पे भी छल का अंतर्भाव आएगा तो अंतर्भाव में अवहितता कहते हैं। वैसे इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं और मुझे भी सच में इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। पहले मुझे भी बहुत कठिन लगता था, लेकिन जब आप किसी किताब में बहुत ही रम के और इस तरीके से आप ना शुक्ल जी की जो प्रकृति है वो समझ पा रहे हैं, ऐसे ही आप हिंदी साहित्य में जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं अगर उनका नेचर आप समझ पाएंगे ना, तो जो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आता है हम सोचते हैं ये रट ले वो रट ले, रटना ही नहीं पड़ेगा। अब आपको ये तो पता चल जाएगा जैसे रीति ग्रंथ का नाम आएगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ शुक्ल जी ने इन सारे कवियों के बारे में क्या कहा होगा, दास जी के बारे में क्या कहा होगा, देव के बारे में क्या कहा, भूषण के बारे में क्या कहा, बिहारी के बारे में क्या कहा, तुरंत आपको उनकी प्रकृति समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपको कुछ रटना नहीं है। रटने वाली चीज़ें तो वही है ना, फैक्ट, कौन सी रचना किसकी है, कौन से समय में लिखा गया है, बस यही रटना होगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट किसी की नहीं रट पाएंगे, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ बिल्ड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जैसे है कि देव कवि के बारे में आपने छल को पढ़ा था, तो उन्होंने बताया कि छल को इन्होंने संस्कृत की रस तरंगड़ी से लिया, और सच पूछिए तो छल का जो अंतर्भाव है वो किस में होता है, अवहितता में हो जाता है, अवहितता में। इस बात का संकेत पहले ही किया जा चुका है कि हिंदी के पद्यबद्ध लक्षण ग्रंथों में दिए हुए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। कहते हैं कि इस बात का पहले ही संकेत दे दिए हैं कि जो हिंदी का पद्यबद्ध आपको लक्षण ग्रंथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लोग वही है कि कॉपी पेस्ट किए तो बहुत जगह गड़बड़ कर दिए हैं। अब इस गड़बड़ी के संबंध में कहते हैं कि दो बातें और कह देता हूँ। या तो ये कह दूँ कि कवियों ने अपने मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर मतलब ये दिखाया हो कि हमने कॉपी एकदम ही नहीं किया है, कुछ कुछ चेंज किया है। तो कहते हैं शुक्ल जी, मैं सबको सबकी समझ मुझको मतलब सारे लोगों की बात मुझे समझ में आ रही है। हो सकता है अपना थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश में मतभेद पैदा करने के लिए थोड़ा बहुत ये लोग हेर फेर कर दिए हों, या तो प्रमादवश कर दिए हों, और का समझ में नहीं आता। मतभेद तो तब कहा जाता है ना जब कोई कहीं पे नया विचार लेके आए, अतः दूसरा कारण ही ठहरता है। देखिए कितना मतलब यहाँ पे एक तरीके से देखिए कि एक तरीके से मजाक का पात्र बना दिए हैं। इन्होंने कहा आप लोगों ने कोई मौलिक उद्भावना तो की नहीं, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हाँ हम लोग भी आचार्य की श्रेणी में आते हैं, कवि की श्रेणी में नहीं, तो आप लोगों ने अपने जो भी चीज़ें उठाई उसमें थोड़ा सा हेर फेर करके दिखाया ताकि लोग आप पे उंगली ना कर पाएँ और ये लगे कि हाँ ये उनसे अलग है। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं मैंने सूक्ष्मदर्शी से देखा है, लड़ाई झगड़ा या कभी भी मतभेद तो तब होता है ना जब कोई आप नया विचार लेके आते हो, या तो आप लोगों ने प्रमाण बस ऐसा कर दिया हो, तो ये चीज़ें हैं कि शुक्ल जी को भी कोई पढ़े तो कितनी हंसी आए अगर समझ में आ जाए तो। फिर केशवदास ने कहा कि केशवदास जो है वो रूपक के 3 भेद डंडी से लिए हैं। देखिए रूपक के कितने भेद, 3 भेद, वो भी किससे, दंडी आचार्य इनसे लिए हैं। एक अद्भुत रूपक लिखा है, अद्भुत रूपक लिया है, और अद्भुत रूपक के अलावा इन्होंने विरुद्ध रूपक लिया और रूपक रूपक लिया है। इनमें से जो पहले का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करते, यानी पहले यानी अद्भुत रूपक के बारे में कह रहे हैं कुछ नहीं व्यक्त करते, उदाहरण भी बहुत ही सही नहीं देते, और फिर जब विरुद्ध रूपक पे आता है तो वो डंडी से मेल नहीं खाता, वो रूप का अतिशयोक्ति हो जाता है। फिर रूपक रूपक जो है वो भी डंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर अप्रस्तुत, यानी रूपक रूपक में क्या होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत, यानी जो चीज़ दिख रहा है उसमें एक चीज़ है जो नहीं भी दिख रहा है उसका आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है। पर केशव के ना तो ये लक्षण में ये चीज़ दिखती है ना एग्जाम्पल में दिखती है। उदाहरण में डंडी के उदाहरण का ऊपरी ढांचा भर झलकता है पर असल बात का पता नहीं चलता। इससे स्पष्ट ये होता है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही उन्होंने चोरी कर ली। ठीक है, मतलब नकल भी किया, बहुत अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, और फिर केशवदास के जो है रूपक के 3 भेद को वहाँ से ले लिया, डंडी के भेद को डंडी से जो 3 भेद लिए रूपक के वो सब इधर उधर कर दिए, उस चीज़ को क्लियरली बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाए। अब दूसरा नंबर लग गया चलिए भूषण जी का। अब इनके बारे में क्या कहते हैं, भूषण क्या प्राय जितने भी हिंदी कवि हैं उनमें भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। यानी भ्रम है, संदेह और स्मरण, ये अलंकार के लक्षण में जो सादृश्य की बात है वो छोड़ दी। इसे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के ना होकर भाव के हो गए हैं। उदाहरण क्या हो गए, ये अलंकार के नहीं, ऐसा लग रहा भाव के एग्जाम्पल है। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है, ये देखिए कह रहे हैं भूषण का उदाहरण इनमें सबसे गड़बड़ है। फिर कहते हैं कि शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं होता। उपादान लक्षण का लक्षण भी विलक्षण और उदाहरण भी असंगत है। उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षण का स्वरूप ही समझने में उनको भ्रम हो गया है, जबकि जो काव्यांग यानी काव्य के जितने भी अंग हैं उनका स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ है। तब तरह तरह के वाद कहते प्रतिष्ठित हो।
संस्कृत साहित्य में जब अलंकारवाद है, रीतिवाद है, रसवाद है, ध्वनिवाद है, वक्रोक्तिवाद है, ये बहुत सारे वाद जो पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिए हिंदी के रीति क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केसों को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केसों के बाद रीति काल में होने वाले जो भी कवि हैं, यानी केसों के बाद जो भी रीति काल में कवि आते हैं, उन कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं दिया। वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानते चले। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज जैसे केसों के बारे में बताया था कि पहल पहल जो है पहले पहल जो है हिंदी साहित्य में रीतिकाल का जो प्रादुर्भाव करने वाले थे, लक्षण ग्रंथ को स्वीकार करने वाले थे, वो जो है केसव थे। उसके 50 साल बाद आप पीछे चले जाएंगे, लगभग वही चिंतामणि के बाद अविरल अखंडित परंपरा चली है। तो यहाँ पे कहते हैं कि केसव तो अलंकार को मानते थे, पर केसव को छोड़ दीजिए तो जो बाद के जितने भी कवि आए वो रस को ही काव्य की आत्मा माने, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जैसे केसव ने सबसे पहले दंडी और भामा इन सब की बात की थी, वो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट इन सब की बात नहीं की थी। लेकिन जब चिंतामणि से बात के लोगों में आते हैं तो वही कहते हैं कि उत्तर आचार्यों की बात करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है कि केशवदास ही अलंकार को आवश्यक मानते हैं, लेकिन जो भी बाद के आए हैं लोग, वे तो काव्य की आत्मा जो है रस को ही माने हैं। जैसे आप महाराजा जसवंत को ले लें, हाँ महाराजा जसवंत की ये बड़ाई करते हैं, तो कहते हैं मान लो महाराजा जसवंत को ही ले लो, उन्होंने भाषा भूषण की रचना जो है चंद्रालोक, यानी चंद्रालोक जो है संस्कृत साहित्य में ग्रंथ है चंद्रालोक, उसके आधार पर जसवंत ने भाषा भूषण लिखा। उसमें कह रहे हैं कि उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया कि यानी अलंकार जरूरी नहीं है, इसको उन्होंने समावेश नहीं किया। इन रीति ग्रंथों के जो कर्ता हैं यानी लिखने वाले, वो भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। इनका उद्देश्य कविता करना न था, इनका उद्देश्य कविता करना था, ना कि काव्यांग का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी काम यही हुआ है कि रसों, विशेषता श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में मिलते हैं। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों से चुन चुनकर इन लोगों ने इकट्ठा किया, फिर भी उनकी इतनी अधिक संख्या नहीं होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की और कुछ अधिक झुकाव रहा इन लोगों को नायिका भेद की तरफ। इससे श्रृंगार रस के तहत बहुत सुंदर मुक्तक रचना हिंदी में हुई है। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ तक रच दिए गए हैं। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया है। रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं, जिनमें और दूसरे रस पीछे संक्षेप में आते हैं। यानी कहते हैं कि जो रस ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें नायिकाओं का ही वर्णन है और चीज़ें तो पीछे हो गई हैं, और नायिका जो है वो श्रृंगार रस का आलम्बन है। इस आलम्बन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया, और न जाने कितने ग्रंथ तो ये लोग सिर्फ नख सीखे यानी नाखून से लेके एक नायिका की चोटी तक का वर्णन कर डाले हैं। इसी प्रकार उद्दीपन आलम्बन के रूप में तो नायिका का श्रृंगार हाव भाव हो गया, और उद्दीपन के रूप में उद्दीपन यानी जो आपको उद्दीप्त करे, तो उसमें जो है ना 12 मासी जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वैसे है 6 ऋतुओं का मौसम। उसमें कई कई अलग पुस्तकें इन ऋतुओं पे लिख दी गई है, और विप्रलंब संबंधी 12 मासा भी कुछ कवियों ने लिखा है, यानी बिरहा के वर्णन। रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी है, प्रकृति की अनेक रूपता। अब देखिए ऐसे अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे लिख रहे हैं, जैसे नख सिख वर्णन है ना, जो है नखून से लेके सिरा तक का वर्णन यानी नायिकाओं के, या आपने ऋतु में लिया तो 6 मौसमों का ले लिया, तो वही कहते हैं इसे ये जाति हो गई कि आपने जीवन के जो अलग अलग चिंत बात जगत के नाना रहस्य हैं उन पे तो इन कवियों का दृष्टि गया नहीं। ये लोग तो एक संकुचित दायरा हो गए, कूपमंडूक हो गए, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात ही नहीं की, तो इनका क्षेत्र बड़ा बधा और संकुचित हो गया। वाग्धारा बधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत सारे गोचर अगोचर विषय रसासिक्त होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात ये हुई कि कवियों की जो व्यक्तिगत विशेषता है उसको उतनी अभिव्यक्ति का अवसर मिला नहीं। यानी जैसे इनके जिसके राजाओं के आश्रय में रहते थे, चाहे वो घनानंद, आलम, बोधा, केशव, चिंतामणि, जिसके भी राजा आश्रित कवि रहते थे, राजा इनको जो आदेश देते कि हमको ये सुनना है, ये करना है, तो ये लोग बधे बधाए एक परिपाटी में अपनी अभिव्यक्ति को उतना सुंदर कलात्मक रूप नहीं दे पाए। और कुछ कवियों की भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान, ये सभी बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा पाए। उनकी जो अभ्यंतर मन में क्या चीज़ें हैं उसकी जो है बातें यहाँ पे बहुत कम हो पाई। तो रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी। शुक्ल जी कहते हैं कि रीतिकाल आते आते हिंदी साहित्य में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर हो नहीं पाया। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंच गई थी, यहाँ पे पहली ही लाइन पढ़ा था कि हिंदी काव्य जो है अब प्रौढ़ता को पहुंच गई है। तो ये कहते हैं कि अब तक जो है, क्योंकि आपने देखा था जो है
जो सुधार यानी भक्ति काल में भी देखेंगे तो काफ़ी हद तक सुधार हो चुका था। तो कहते हैं अब तक तो ये था कि व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी और जो च्युत संस्कृत दोष था इन सब का निवारण हो जाना चाहिए था और ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा जो बहुत सर्वत्र था और नहीं तो वहाँ के देशों की त्रुटि वगैरह तो दूर हो जानी चाहिए थी। लेकिन बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सच में सुव्यवस्थित रह पाई। जैसे भूषण, वो अच्छे कवि थे। जिस रस को उन्होंने भूषण ने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था। पर जब उनके बारे में भी बात करते हैं कि वो लेखक हैं, सही से लिखते हैं कि नहीं, तो कहते हैं कि उनके में भी भाषा उनके अनेक असलों पर सदोष है। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूप का प्रयोग पर वो जोर देते, तोड़ मरोड़ के विकृत करके मतलब चीज़ों को प्रस्तुत नहीं करते, तो शायद हम मान सकते हैं कि हाँ, जो प्रौढ़ता हिंदी को पानी चाहिए था वो पा चुके हैं, लेकिन वो पाई नहीं। कहते हैं उनके यहाँ भी लेखकी में बहुत चीज़ें गड़बड़ थी और भाषा की गड़बड़ी का एक कारण क्यों था? ब्रज और अवधि इन दोनों काव्य भाषाओं की कवि के इच्छानुसार सम्मिश्रण। यदि जो ब्रज वाले हैं, अवधि वाले हैं, इन्होंने अपने अनुसार जो है चीज़ों को मिलाना चाहा। यदि भी एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विषय के प्रयोगों तक परिमित नहीं रह सकती, पर वह अपना ढांचा बराबर बनाए रखती है। काव्य की ब्रजभाषा के संबंध में भी अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, हमार, कीन ये सब मिलता है। बिहारी की भाषा में भी कीन, दिन आदि से खाली नहीं है। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर कहाँ पे हुआ है? तो रीति ग्रंथों का विकास कहते हैं अधिकतर अवध में हुआ और इसी काल में काव्य की ब्रजभाषा भी अवधि के प्रयोग और ज़्यादा ही मिले। इस बात को किसी कवि ने लक्ष्य किया कि दास जी ने अपने काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया है। वो कहते हैं कि ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पार्श्वपति अति प्रकट जो होय। ब्रज मागधी मिले अमन नाग यवन भाखनी, सहज पारसी हो मिले सटविधि कहत बखानी। उक्त दोहों में मागधी शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। अवधि अर्ध मागधी से निकली मानी जाती है। अवधि और पूर्वी के तहत आता है। जबादानी के लिए ब्रज का जरूरी नहीं कि आप निवासी हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से कवि हैं इन्होंने कहा है कि दास जी ने प्रमाणित किया है कि जो वहाँ के नहीं थे फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। सूर है, केशव है, मंडन, बिहारी, कालिदास, ब्रह्म, चिंतामणि, मतिराम, भूषण। देखिए किसका किसका नाम लिया है। सूरदास हैं, केशव हैं, मंडन कवि हैं, बिहारी हैं, कालिदास हैं। कालिदास इसमें हम पढ़ेंगे। तो सूर हो, केशव हो, मंडन हो, बिहारी, कालिदास, ब्रह्म, चिंतामणि, मतिराम है, भूषण सुजानिए, लीलावर, सेनापति, निपट, निवास और निधि, नीलकंठ, मिश्र, सुखदेव, देव मानिए। आलम रहीम रसखान सुनरादिक अनेकन सुमति भयो, कहाँ लो बखानिए। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कबील की बानी हो सो जानिए। कि जरूरी नहीं कि वहाँ के रहने वाले, ऐसे ऐसे लोग हैं जो लिखे हैं, आप मान भी नहीं पाएंगे कि वे वहीं के हैं। तो मिली जुली भाषा के प्रमाण में दास जी का यही कहना है कि तुलसी और गंग कवि को भी देख लीजिए, जो कवियों के सिरमढ़ी हुए ऐसी भाषा का व्यवहार किया। तुलसी गंग दुओ है सु कबीन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविधा प्रकार। इस सीधे साधे दोहे का जो ये अर्थ इन्होंने निकाला था कि जो तुलसी है और गंग है, इसलिए कवियों के सरदार हुए क्योंकि उनके काव्य में विविध प्रकार की भाषा मिली। दास जी ने काव्य भाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह कोई 100 वर्षों की काव्य परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत, अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ठीक है। उन्होंने काव्य भाषा ब्रजभाषा ही कही, जिसमें और अन्य भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो गया। पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक परिमित नहीं रखा। उनके कारण छिद्दों और क्रियों के रूप में भी मनमाना व्यवहार होने लगा। ऐसा वे केवल सौंदर्य की दृष्टि से करते, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं करते। और आगे भी कहते हैं कि रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रज भाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी। भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में देखिए तो किस प्रकार मुसलमानों के संसर्ग से हमारे यहाँ पे कुछ फारसी क्या पूरा ही फैल गया था और फारसी के भाव मिलने लगे थे। अब नामदेव हैं, कबीर हैं, इनकी बात तो ही क्या है। तुलसीदास ने भी गनी, गरीब, साहब इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग किया। सूर में भी चीज़ें दिखती हैं को मिलती है। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों का त्यों बढ़ता गया, तो लोग कभी उन्हें अधिकाधिक स्थान भी देने लगे फारसी का। राजा महाराजा के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ। फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि जो थे वो भी आयुष्मान जय जयकार करके उन्हीं की लैंग्वेज में बात करने लगे। ये तो हुई व्यवहारिक भाषा की बात। और जो फारसी था वो काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना शुरू कर दिया था। रीति काल में इनकी संख्या और बढ़ गई। पर यह देखकर खुशी होती कि अपनी भाषा की सरसता का ध्यान रखने वाले कुछ कवि जैसे ऐसे थे, उन्होंने उनको कम स्थान दिया।
परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों ने कहीं कहीं बेढंग तौर पे ऐसे विदेशी शब्द रख दिए, कहीं कहीं खुसे बोयन आदि उन विकृत शब्दों को रख दिया। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े थोड़े से कवियों ने इसकी शायरी वगैरह भी रख दी, उनके भाव भी बांधा गया। जैसे रसनिधिकृत रतन हजारा, इनमें ये बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे जैसे परम उत्कृष्ट कवि भी कुछ कुछ फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बच पाए। भाई जब एक पूरा आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा होगा तो आप बच कितना पाएंगे उसमें। कहते हैं उन्होंने उन भाव को अपनी देसी ढांचे में ढाल दिया जिसे वो खटकते हैं कि क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी यानी बिहारी की उनकी बिरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में है, पर बिहारी रसभंग करने वाले विभत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी जरूरी है कि रीतिकाल के जो कवि हैं उन कवियों के प्रिय छंद क्या रहे हैं, कवित्व और सवैये। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्व और सवैये रहे हैं। कवित्व तो इन लोगों ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए माना। कवित्व जो है उसमें श्रृंगार और वीर दोनों के रसों के लिए समान जगह दिया। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विवाद कर देने से उसमें दोनों के अनुकूल नाच सौंदर्य आया। और जो सवैया था, कवित्व तो दोनों के लिए हो गया, सवैया जो है श्रृंगार और करुण, सवैया के लिए श्रृंगार और करुण इन दोनों कोमल रसों के लिए बहुत उपयुक्त था। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इनका व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो यानी श्रृंगार रस हो वीर, इन दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता किसकी रही? श्रृंगार की। इसे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कह दे तो गलत नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा इसका नाम कोई श्रृंगार काल, कला काल, अंधकार काल, कई नाम रखा है सिर्फ रीति काल का। तो हम तथ्य वाली बातें किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ तो हम सिर्फ शुक्ल जी को स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं, इसलिए हम जो है तथ्य पे बात नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका पहला इनका कॉन्सेप्ट प्रकरण एक था सामान्य परिचय, आपने रीतिकाल के बारे में ओवरऑल जो रीतिकाल की दृष्टि थी शुक्ल जी के सामान्य परिचय में वो ले लिया। अब नेक्स्ट जो शुरू होगा वो है प्रकरण 2, जिसमें इन्होंने रीति ग्रंथकार कवियों का उल्लेख किया और इसमें बहुत सारे कवि का उल्लेख किया एक एक करके। तो हम इसे नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।